नमस्कार, शुभ संध्या। आप सभी को विश्व डाक दिवस की बहुत-बहुत शुभकामना। ये हम क्यों मनाते हैं, इसके बारे में आगे हम चर्चा करेंगे। पहले मंच पे मैं या देवी सर्वभूतेषु श्वेतवस्त्र धारिणी नमस्तस्यै 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 हंसवाहिनी। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि ज्ञानदायिनी नमस्तस्यै 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 कमल विराजिनी। या देवी सर्वभूतेषु हे वीणा वरदायिनी नमस्तस्यै नमस्तस्यै मां सर्वप्रदायिनी। या देवी सर्वभूतेषु सकल विद्यादायिनी नमस्तस्यै 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 मां मंच विराजिनी। मैं सरोज अग्रवाल स्नेहिल का उधार मन से इस मंच पर पग रखने की अपने ठाकुर अपने केशव से आज्ञा चाहती हूँ। तत्पश्चात में वीणा पाणी मां हंस वाहिनी से करबद्ध प्रार्थना करती हूँ कि माँ आइए हमारे कंठ में, हमारी जिव्या में, हमारी बुद्धि में विराजमान होकर इस मंच पर भावों की निझरनी बहा दीजिए। और साथ में हमारे जो आज विशिष्ट रत्नाकार लोग जुड़े हुए हैं उनका, और साथ में हमारे जो बाहर साहित्य प्रेमी जुड़ चुके हैं, सबका मैं इन्हीं शब्दों से स्वागत करती हूँ। मंच पे सभी स्नेही सज्जनों का मैं स्वागत करती हूँ और आज के विश्व डाक दिवस पर सबको बधाई देती हूँ। भाव का टीका, स्नेह की रोली मैं तो रोज लगाती हूँ, पर आज आपके पुराने दिनों के खतों की याद दिलाती हूँ और आज आपको पुराने दिनों की खतों की याद दिलाती हूँ। जी हाँ, आज विश्व डाक दिवस है और हम इसलिए मनाते हैं कि हमारे जीवन में डाक का कितना महत्व था, या हमारे जीवन में कितना समय बदल गया। पहले ये डाक विभाग हमें बहुत ही प्रिय था, क्योंकि अपनों के बारे में जानकारी लेने का, हालचाल मिलने का ये एक ही जरिया था, या तो पत्र या तार। तार का नाम सुनकर चौंक जाते थे, क्या कोई बहुत प्रिय घटना होगी या कोई अप्रिय घटना होगी। तार तभी उसी हालत में आया करते थे और पत्र का इंतजार तो रोज रहता था, चाहे किसी अपने का हो, चाहे किसी नायिका के उसका प्रतीक्षा हो। 12 बजे से ही डाकिये का इंतजार शुरू हो जाता था कि आज पत्र आएगा। उस जमाने में क्या होता था, अधिकतर पुरुष कमाने के लिए बाहर चले जाते थे, महिलाएं घर में अकेली रहती थी। बुजुर्ग रहते थे तो एक साधन यही था कि राह निहारती थी कब समाचार मुझे पत्र के जरिए मिले, और हर वो महिलाएं एक मनी ऑर्डर का प्रतीक्षा करती थी कि उसका बेटा कब आके मनी ऑर्डर भेजेगा। ये हमारा पत्र का जरिया था, हमारा मनी ऑर्डर का डाक विभाग का काम था, जो सबके घरों में खुशियां लाता था। और जैसे डाकिये की आवाज सुनते थे, लोगों के पैर जम जाते थे कि अरे वाह, आज तो हमारा मनी ऑर्डर आ गया, या हमारा आज कुछ चिट्ठी आ गई। बस बीत गए जाती है समय और रह जाती हैं यादें। लेकिन यादें भी बहुत अच्छी लगती हैं, जीने का सहारा है। तो चलिए इस प्रोग्राम में हम पग रखें। उसके पहले मैं हमारे जो मंच पे उच्च कोटि के विशिष्ट अतिथि आज विराजमान हैं, उनका मैं परिचय करा दूं। सर्वप्रथम दिल्ली से पधारे आदरणीय विवेक कविश्वर जी का आपके लिए क्या कहूं, इस साहित्य जगत में कौन अपरिचित है आपसे। बस इतनी कह सकती हूँ कि सरल हृदय और अपना एक व्यक्तित्व, जहां भी जाते हैं एक श्रृंगार रस से ओतप्रोत रचना सुना के सबको मंत्रमुग्ध कर देते हैं। और आपके बारे में यह कहूं या आपके बारे में मैं क्या कहूं, आप तो गहरा समुंदर हैं। आपके बारे में क्या कहूं, आप तो गहरा समुंदर है, श्रृंगार रस से ओतप्रोत भरे रत्न आपके अंदर है। एक विशेषता आपकी, अच्छे श्रोता, अच्छे वक्ता के साथ अच्छे श्रोता भी हैं। एक विशेषता आपकी, अच्छे वक्ता के साथ अच्छे श्रोता हैं। आज डॉक्टर दिवस पर कुछ सुने सुनाए, यही सबकी इच्छा है। इस डॉग दिवस पर सब कुछ सुने, हमारी भी सुने और अपनी सुनाए, यही सबकी इच्छा है। इसी के साथ में मैं आदरणीय सर का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और अभिनंदन करती हूँ। बहुत स्वागत अब है मैं सर परिचय आपका। कराती हूँ स्वर की गंगा
यानी कि अर्पणा अंजन जी से। आप बिलासपुर मध्य प्रदेश से पधारी हैं। मधुर आवाज के साथ साथ मुखरित लेखनी कौन नहीं जानता। बस मैं यही कहूंगी कि माँ सरस्वती की मानस पुत्री कहूं तो कुछ गलत ना होगा। माँ सरस्वती की मानस पुत्री कहूं तो कुछ गलत ना होगा। सच कहती हूँ साहित्य जगत में आप दूसरा बिरला ही कोई होगा। आपकी लेखनी हर क्षेत्र पर चल जाती है और स्नेह और प्रेम के भावों से भरी आप सब पर स्नेह लुटाती हैं। प्रेम और भाव से भरी आप सब पर स्नेह लुटाती हैं। इसी शब्दों के साथ में अर्पण अंजन जी का मंच पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बहुत बहुत आभार और सरोज जी, आपके बहुत आभार। आभार तो आपका है आज मंच पे इतना कीमती वक्त देने के लिए और मंच को और उच्चता प्रदान करने के लिए। और अब मिलवाती हूँ उनसे जो 7 समुंदर पार हमारे बीच से पधारी हैं तो हमारी यूपी की, पर काफी दिनों से अमेरिका में बसी हैं, पापी चलनिया जी से। कितना अच्छा लगता है ये टेक्नोलॉजी हमें इतनी दूरी को भी एक फोन में समेट लेती है। कहाँ अमेरिका 7 समुंदर पार और कहाँ मैं गोरखपुर। तो आप एक सशक्त रचनाकार हैं, बहुत ही खूबसूरत आपकी ब्रश चलती है जब आप पेंटिंग बनाती हैं। आप मॉडर्न पेंटिंग बहुत खूबसूरत बनाती हैं। अब बस आपका इन्हीं शब्दों से स्वागत करती हूँ कि आपने जो स्ट्रगल करके अपनी लाइफ को आज यहाँ तक लेके आई हैं, क्योंकि अमेरिका में जाके अपनी एक अच्छी लाइफ जीना अपने बलबूते पे बहुत बड़ी बात होती है। तो आपके लिए कहूंगी वो कोई और चिराग होते होंगे, वो कोई और चिराग होते होंगे जो हवाओं से बुझ जाते हैं। हमने तो तूफानों में ही जलना सीखा है, हमने तो तूफानों में ही जलना सीखा है। वाह, बहुत सुंदर, वाह, शुक्रिया। तो इसी शब्दों के साथ मैं आपका मंच पे स्वागत करती हूँ। तो चलिए आज बहुत स्वागत पप्पी जी, विश्व आपका डाक दिवस। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं आमंत्रित करूं, सर बताइए किसको आमंत्रित करूं पहले? अब अगर आप सर से पूछेंगे तो जो बहुत खुद तो कहेंगे नहीं, अभी बोलूंगी तो वैसे बोलेंगे तो इनको पहले बुला लीजिए, बाद में मुझे बुलाइए। मैं जानती हूँ सर को हमेशा बोलते हैं, लेकिन मैं चलिए सर मैं आज शुरुआत में आप इसीलिए मैंने पूछा है। तो शुरुआत क्या है, कुछ यादें हमारे पुरानी में ले चलते हैं और पत्र की बातें करते हैं। चाहे वो पत्र अपनी माँ को लिखा गया हो, अपनी बेटी को लिखा गया हो, अपनी प्रेतमा को लिखा गया हो, अपने प्रीतम को लिखा गया हो। उस समय जो खत लिखे जाते थे वो बहुत अनमोल होते थे। उनके शब्द और उनके भाव जो होते थे ना, पढ़ने के पहले जब पत्र हाथ में मिलता था तो ही हम उसमें अभिभूत हो जाते थे। तो उसके बारे में सर आप कुछ बताएं हमें और फिर एक रचना सुनाएं। सबसे पहले बहुत बहुत प्रणाम आदरणीय सरोज जी को, अर्पणा जी को और पॉपी जी को। इस पटल पर आना हमेशा ही अच्छा लगता है, लेकिन आज इस बार काफी दिन के बाद आने का संयोग हुआ। लेकिन जो बीच में लंबा गैप पड़ा उसको सरोज जी ने इतनी खूबसूरती से भर दिया कि मुझे आज इतना अच्छा समृद्ध प्रबुद्ध मंच दिया, जिस पर इतने अच्छे अच्छे रचनाकार बैठे हुए मेरे साथ, जिनके साथ पढ़ना हमेशा ही स्वयं को गौरवान्वित करने जैसा होता है। अंतर्राष्ट्रीय डाक दिवस। सरोज जी लिखती हैं, चलिए आज हम पुराने वक्त में ले चले, पाती तार मनी ऑर्डर को याद करें। जी, पाती तार मनी ऑर्डर से बहुत घनिष्ठ संबंध रहा है मेरा। 11-12 साल का था, उस छोटी सी उम्र में मेरे पिताजी जो मिलिट्री में थे उनका तबादला नागालैंड बॉर्डर पर हो गया था। सिर्फ 11-12 साल का था। मेरा छोटा भाई मुझसे 5 साल और छोटा। घर में माँ के सिवाय, हम दोनों के सिवाय और कोई नहीं। उस छोटी सी उम्र में परिवार का सबसे बड़ा पुरुष बन गया था मैं। वो बच्चा समय से बहुत पहले बड़ा हो गया था और शायद तभी से एक अजीब सा जज्बा मेरे अंदर जागा, जिस किसी को मन में अपना माना उसका ख्याल रखना है, उसका ध्यान रखना है, उसकी चिंता करनी है।
कई लोगों को मैंने इस भावना से शायद परेशान भी किया, लेकिन आज भी मैं वैसा ही हूं, कुछ सीमित दायरे में। बात चल रही थी पत्र, मनी ऑर्डर, तार की। मुझे याद है जब पत्र नहीं आता था, उस जमाने में मोबाइल तो था नहीं, जब पिताजी का पत्र नहीं आता था हफ्ते भर, तो मां के चेहरे पर जो भाव बदलते थे वो मैं थोड़े बहुत समझ लेता था। छोटा भाई बहुत छोटा था। जब 1 तारीख 2 तारीख को मनी ऑर्डर नहीं आता था, आर्मी बोर्ड सीधा तनख्वाह घर भेजता था, तो मां की क्या हालत होती थी मुझे याद है। एक दिवाली याद है जब मां ने मुझे सिर्फ 1 रुपया दिया था कि बेटा जो करना चाहो कर लो, मेरे पास इससे ज्यादा नहीं है। और कभी भी जब टेलीग्राम की आवाज आती थी पोस्टमैन की, तो मन थक से रह जाता था कि पता नहीं क्या खबर है। ये कंधे तभी से जो झुक गए जिम्मेदारी से, आज तक वैसे ही हैं। आज तक मैं हर उस व्यक्ति को जिसे दिल अपना मानता है, अपना मानता हूं। चिट्ठियों ने जहां मुझे अपने पिता से जोड़े रखा, चिट्ठियों ने मुझे अपनी बहनों से जोड़े रखा, क्योंकि मेरी कोई बहन नहीं है और मेरी चचेरी बहनें ही मुझे राखी भेजती थी, तो बिना पत्रों के वो भी संभव नहीं था जी। उसके बाद तो जिंदगी में बहुत सी चिट्ठियां आई, कुछ गुलाबी चिट्ठियां, कुछ काले बॉर्डर वाली चिट्ठियां, कुछ खतरनाक चिट्ठियां, कुछ स्नेहिल चिट्ठियां, कुछ प्रेम लुटाती चिट्ठियां, कुछ झकझोरती चिट्ठियां। एक आज ही मन में आया कि चिट्ठी के बारे में नई चीज क्यों ना लिखी जाए। मैं एक रचना सुनाऊंगा अपनी, लेकिन उससे पहले बहुत छोटी सी एक रचना सुनाऊंगा। गुलाबी चिट्ठी क्या होती है। बहुत दिन के बाद आज एक गुलाबी चिट्ठी की याद आई। एक गुलाबी चिट्ठी खुलने से पहले ही चुगली कर देती उस पिया प्रेम की। एक गुलाबी चिट्ठी खुलने से पहले ही चुगली कर देती उस पिया प्रेम की। अक्षर अक्षर से झरती वो गंध गुलाबों की या खस की। अक्षर अक्षर से झरती वो गंध गुलाबों की या खस की। समझा देती आकुलता उस पिया प्रेम की। समझा देती आकुलता उस पिया प्रेम की। कुछ निशान गीले से, कुछ निशान गीले से रंग लाल और गंध की मामी। कुछ निशान गीले से रंग लाल और गंध की मामी। जगह दिखाती अधर स्पर्श की उस पिया प्रेम की। जगह दिखाती अधर स्पर्श की उस पिया प्रेम की। बहुत सुंदर। और अनुभव करके उन स्पर्शों को और लगा उर्से वो पाती। अधरों से पल भर छू लेती, मन में उसे प्रिया धर लेती। पाती पाती वो पिया प्रेम की और हो जाती बावरी उस पिया प्रेम की। बहुत सुंदर। वाह वाह, बहुत वाह। ये अभी आधा घंटा पहले ही लिखा मैंने। बहुत सुंदर। चुगली वाली। अब आता हूं मैं। विवेक जी बहुत ही सुंदर। शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत सुंदर। बहुत बिल्कुल गुलाबी रंग में मंच को रंगती हुई ये रचना थी। पटल गुलाबी हो गया। बहुत सुंदर। सर मैं बीच में बोलूंगी, जितने हमारे साथ साहित्य प्रेमी जुड़े हुए हैं, आज मेरा फोन टूट गया है तो उसमें नाम मुझे नहीं पता चल रहा है। अजय हेमंत जी जुड़े हुए हैं, अजय कुमार जी जुड़े हुए हैं। मैं सबका स्वागत करती हूँ और आज क्षमा चाहती हूँ कि मैं आपका नाम नहीं ले पाऊंगी, कि मुझे पता नहीं चल रहा किसके नाम आ रहा है। हाँ सर। अब बात करता हूँ एक ऐसे खत की जो कुछ कुछ कल्पना में, कुछ कुछ वास्तविकता में कभी लिखा था। हो सकता है वो कल रात को भी हो सकता है वो 1 साल पहले भी हो। और रात को लिखते लिखते आंख लग गई थी। कुछ बातें, कुछ खत ऐसे भी होते हैं जो भेजे नहीं जाते, सिर्फ लिखे जाते हैं। लिखे जाते हैं जी। कुछ बातें उस खत की। लिख रहा था खत कोई कल रात मैं तुझको प्रिय। लिख रहा था खत कोई कल रात मैं तुझको प्रिय। क्यों अक्षरों ने छला मुझको, नींद से मैं घिर गया। लिख रहा था खत कोई कल रात तुझको मैं प्रिय।
क्यों अक्षरों ने छला मुझको, नींद से मैं घिर गया। कुछ लिखा था कुछ मेरे दिल में ही बाकी रह गया। कुछ लिखा था कुछ मेरे दिल में ही बाकी रह गया। अध लिखा खत दिल में ही मेरे रह गया। हाँ, क्या बात है। खत रहा वो तकिए के नीचे, और सुबह अल सुबह कमरे में अपने चहक चिड़ियों की सुनी। अल सुबह कमरे में अपने चहक चिड़ियों की सुनी। रात रानी की गुजरती गंध श्वासों ने गुनी। मोगरों का खिलखिलाना देखता मैं रह गया। मोगरों का खिलखिलाना देखता मैं रह गया। अध लिखा खत दिल में ही मेरे रह गया। बहुत सुंदर, वाह। अध लिखा खत दिल में ही मेरा रह गया। और यकीन मानिए, ये जो अध लिखे खत होते हैं ना, ये आपके पूरे दिन को सम्मोहन में भर देते हैं। खिड़कियों पर कुछ निशान थे जुगनुओं के पैर के। क्या बात है, क्या कल्पना है। खिड़कियों पर कुछ निशान थे जुगनुओं के पैर के। गीली जमी पर चिन्ह थे कुछ बुलबुलों की सैर के। खिड़कियों पर कुछ निशान थे जुगनुओं के पैर के। गीली जमी पर चिन्ह थे कुछ बुलबुलों की सैर के। गुलाबों के जिस्म पर चांदी को तकता रह गया। गुलाबों के जिस्म पर चांदी को तकता रह गया। अध लिखा खत दिल में ही मेरे रह गया। गुलाबों के जिस्म पर चांदी को तकता रह गया। अध लिखा खत दिल में ही मेरे रह गया। खत में मैंने जो लिखा था वो अधूरा गीत था। वो गीत अब भी अधूरा ही है। खत में मैंने जो लिखा था वो अधूरा गीत था। जागती धुन थी बहुत पर बावरा संगीत था। खत में जो मैंने लिखा वो एक अधूरा गीत था। जागती धुन थी बहुत पर बावरा संगीत था। प्रेमालाप को आलाप से मैं एक करता रह गया। प्रेमालाप को आलाप से मैं एक करता रह गया। क्या प्रेमालाप को आलाप से मैं एक करता रह गया। अध लिखा खत दिल में ही मेरे रह गया। अक्षरों से शब्द बनते शब्द मिलकर कथा छिड़ती। अक्षरों से शब्द बनते शब्द मिलकर कथा छिड़ती। कल्पना में जगी थी जो अक्षरों में कहां ढलती। अक्षरों से शब्द मिलते शब्द मिलकर कथा छिड़ती। कल्पना में जगी थी जो अक्षरों में कहां ढलती। नहीं गर खत में उतरती, नहीं गर खत में उतरती कहां तुझ तक फिर पहुंचती। नहीं गर खत में उतरती कहां तुझ पर फिर पहुंचती। अध लिखा खत दिल में ही मेरे रह गया। कुछ भाव करने व्यक्त क्यों शब्द ही मिलते नहीं। कुछ भाव करने व्यक्त को कुछ शब्द ही मिलते नहीं। दर्द के संभाव्य क्षण भी निशब्द क्यों होते नहीं। कुछ भाव करने व्यक्त क्यों शब्द ही मिलते नहीं। दर्द के संभाव्य क्षण निशब्द क्यों होते नहीं। मैं प्रेम के हर दर्द को अव्यक्त करता रह गया। मैं प्रेम के हर दर्द को अव्यक्त करता रह गया। वाह वाह। अध लिखा खत दिल में ही मेरे रह गया। मैं अक्सर सोचता हूं, प्रेम के कारण दर्द होता है या दर्द के कारण प्रेम होता है। मैं प्रेम के हर दर्द को अव्यक्त करता रह गया। अध लिखा खत दिल में ही मेरे रह गया। जो कुछ लिखा था पत्र में आधा अधूरा रह गया। हर दर्द मेरा बेसुरा एक तान पूरा बन गया। जो कुछ लिखा था पत्र में आधा अधूरा रह गया। हर दर्द मेरा बेसुरा एक तान पूरा बन गया। अनुभूति और अभिव्यक्ति को मैं एक करता रह गया। अनुभूति और अभिव्यक्ति को मैं एक करता रह गया। अध लिखा खत दिल में ही मेरे रह गया। अध लिखा खत दिल में ही मेरे रह गया। अंतिम 4 पंक्तियां हैं। कल्पना देखिए क्या क्या दिखा देती है।
कवि को, खत मेरा तू अगर पाती अश्रु फिर कुछ बहाती। खत मेरा तू अगर पाती अश्रु फिर कुछ बहाती, मैं करुण सा मुस्कुराता पर नजर ना तू मिलाती। खत मेरा तू अगर पाती अश्रु फिर कुछ बहाती, मैं करुण सा मुस्कुराता पर नजर तू ना मिलाती। मुस्कान से मैं आंसुओं पर लेप करता रह गया, मुस्कान से मैं आंसुओं पर लेप करता रह गया, सब कुछ मेरे दिल में ही बाकी रह गया। लिख रहा था खत कोई कल रात मैं तुझको प्रिय, क्यों अक्षरों ने छला मुझको नींद से मैं घिर गया। कुछ लिखा था कुछ मेरे दिल में ही बाकी रह गया, अध लिखा खत दिल में ही मेरे रह गया। धन्यवाद। वाह सर, इतना खूबसूरत खत जो न आधा रह गया, अगर ये कहीं पूरा हो जाता तो क्या होता? क्या ये होता? ऐसे सही खत बात सरोज जी कभी पूरे नहीं होते। ऐसे खत नहीं पूरे, लेकिन अनुभूति और व्यक्त को मैं एक करता रह गया। बहुत खूबसूरत। बहुत मैं खूबसूरत कुसुम सिंह संतोष, अख्तर जी का बहुत खूबसूरत। बहुत स्वागत करती हूँ। धन्यवाद। कुसुम जी जुड़ी हुई हमारे साथ, लेकिन बहुत सुंदर सर, शब्द नहीं है इसी बारे में कुछ बोल सके हम। रियली बहुत बहुत सुंदर। बहुत धन्यवाद। इतनी भारी भरकम थी कि इसे 3 बार और सुना जाए तब पूरी तरह से तब समझ में पूरी आएगी उसको, एक एक शब्द भी आती है। मैं ये रिकॉर्डिंग फिर सुनूंगी, अपनी मम्मी को सुनवाऊंगी। बहुत सुंदर विवेक जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, रियली बहुत अच्छी है। तो चलिए सर, अब हम आगे बढ़े। सर के खत पीढ़ियों तक पहुंचेंगे। पॉपी जी अपनी मम्मी को भी सुनाएंगी, तो देखिए पीढ़ियों तक ये खत जाएंगे। क्या बात है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और मैं अब पॉपी जी को मंच पे बुलाती हूँ, बस एक छोटे से खत के साथ कि मैं सर से तो एक बोलते हैं ना कि अंजलि भर भी नहीं हूं, कहाँ समुद्र और कहाँ एक बहता हुआ नाला, पर कोशिश कर रही हूँ सर से सीखने की कुछ और कुछ लिखने की। सुनो, मैंने बहुत दिनों बाद तुम्हें एक पाती लिखी है। सुनो, मैंने बहुत दिनों बाद तुम्हें एक पाती लिखी है, वो सिर्फ कागज नहीं, उसमें दिल की बात लिखी है। वाह। वो सिर्फ कागज नहीं, उसमें दिल की बात लिखी है। पढ़ना बाद में, छू कर महसूस करना। पढ़ना बाद में, छू कर महसूस करना। मैंने कलम में एहसासों की स्याही भरी है, मैंने कलम में एहसासों की स्याही भरी है। क्या बात है। कुछ अनलिखी बातों को भी समझ लेना, कुछ अनलिखी बातों को भी समझ लेना। मेरे कम लिखे को ज्यादा पढ़ना। वाह। मेरे पास शब्द नहीं कि मैं जज्बात लिख पाऊं, और एहसास लिखने के लिए पृथक शब्द कहाँ से लाऊं। बहुत सुंदर। मेरे पास शब्द नहीं कि मैं जज्बात लिख पाऊं, और एहसास लिखने के लिए पृथक शब्द कहाँ से लाऊं। पाती को जब पढ़ोगे, पाती को जब पढ़ोगे तो हर शब्द में, हर पन्ने पर मेरा अश्क नजर आएगा। मेरे मन की बात समझ लेना, पाती का जवाब जरूर देना। महसूस कर सकूं तुमको, कुछ ऐसा लिख देना। महसूस कर सकूं तुमको, कुछ ऐसा लिख देना। अच्छा, अब पाती बंद करती हूँ और उत्तर की प्रतीक्षा करती हूँ। अच्छा, पाती बंद करती हूँ और उत्तर की प्रतीक्षा करती हूँ। बहुत छोटा सा पत्र लिखा था, और इसी के साथ बहुत गहरे अर्थ वाले, बहुत गहरा। आखिरी आइए पॉपी जी, बहुत बहुत स्वागत, बहुत स्वागत। अब हम दूर देश का खत पढ़ेंगे। विवेक जी, मैं एक बात कहना चाहती थी कि गुलाबी खत जो है ना, जब नौकरी से निकालते हैं, जब पूरे ग्रुप में जब ले ऑफ होता है तो एक पिंक स्लिप देते हैं। तो वो जब मैं अमेरिका आई तो मैं आई तो इस नौकरी के भरोसे थी, और 8 महीने में उन्होंने हमें पिंक स्लिप दे दी। तो वो गुलाबी खत से तो मैं बहुत डर गई हूँ। मुझे पता नहीं था कि पिंक स्लिप क्या होती है। तो वो बाद में मेरे कॉलीग्स ने समझाया कि अब खत्म, अब कल से मत आना। एनीवेज, तो और दूसरी बात मैं कहना चाह रही थी कि आप कहते हैं ना कि अधूरा जो रह जाता है, मैं इस पे लिखना चाह रही थी कि लोग ये चाहते हैं कि मोहब्बत में कुछ क्लोजर हो जाए, कुछ समाप्ति हो, जैसे फिल्मों में होती है। पर जिंदगी में कभी किसी भावना की, किसी रिश्ते की कभी कोई समाप्ति नहीं होती। वो या तो आप उसको फाइल करके उठा के रख देते हैं या चलती रहती है।
उसके अलावा कोई समाप्ति नहीं होती, एवर क्लोजेस। तो वो क्लोजर पे मुझे हिंदी इंग्लिश मिला के लिखनी है और मुझे आई हैव टू राइट इट। इतने विचार मुझे आ रहे हैं उसके बारे में, ये कविता पूरी करनी है। खैर, तो ये मेरी बहुत स्ट्रगल रही है और अकेले रही है। मैं किसी के साथ नहीं आई थी, शादी करके नहीं आई थी, बिल्कुल अकेली आई थी, किसी को नहीं जानती थी यहाँ। और मैं अभी सरोज जी को कह रही थी कि मैंने बर्तन मले हैं रेस्टोरेंट में, स्टॉक मार्केट में काम किया है, क्लोथिंग स्टोर में काम किया है, सब। आपकी आवाज बहुत कम आ रही है पॉपी जी। अभी बेहतर है? अभी बेहतर है? मेरे पास तो ठीक आ रही है जी। तो जितना ये स्ट्रगल किया है इस पे बहुत लिखा है, क्योंकि ये अब चूंकि जिंदगी थोड़ी सी ठीक हुई है तो वो पीछे पलट के देखने का वक्त मिला है, तो अब उस पे लिखना शुरू किया है जो कुछ घटित हुआ है। तो मैंने लिखा कि ये इस नज्म के लफ्ज यूं सांसों से निकलते हैं, इस नज्म के लफ्ज यूं सांसों से निकलते हैं, जैसे नुकीली कलम का कागज पे गुजरना। क्या बात है, वाह क्या बात। इस नज्म के लफ्ज यूं सांसों से गुजरते हैं, जैसे नुकीली कलम का कागज पे गुजरना। और फिर लिखा कि ताजा लहू से, मैं अभी कह रही थी ना कि जब कुछ घटित होता है तब उससे दुख उस समय नहीं होता है, उसके 20 साल बाद होता है। तो ताजा लहू से वो दहशत बयां नहीं होती, ताजा लहू से वो दहशत बयां नहीं होती, जैसे अरसे बाद हड्डियों का चरमरा के बिखरना। क्या बात है, क्या बात है। वाह 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 वाह। एक बार फिर पढ़िए इसको। शुक्रिया। बहुत आपको ना, आप पॉपी जी, आपको ना ऐसे करके और आंख बंद करके ऐसे सुनना है। बहुत शुक्रिया अर्पणा जी, बहुत बहुत। वाकई ताजा लहू से आप लोग मेरी जिंदगी में जो गुजरा है उसको अब इसमें सुन रहे हैं, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं अपनी कहानी बता पा रही हूँ, ये बहुत बड़ी बात है। तो लिखा कि ताजा लहू से वो दहशत ऐसे बयां नहीं होती, ताजा लहू से वो दहशत ऐसे बयां नहीं होती, जैसे अरसे बाद हड्डियों का चरमरा के बिखरना, जैसे अरसे बाद हड्डियों का चरमरा के बिखरना। और इमारत की ऊंची मंजिलों की परख। मैंने यहाँ बहुत इंडियंस को सक्सेसफुल होते हुए भी देखा है, सब कुछ बहुत अहम आ जाता है, ईगो आ जाता है। तो मैंने कहा कि इमारत की ऊंची मंजिलों की परख, इसके तहखानों में सीले पानी का गुजरना, इसके तहखानों में। तो ऊंचाई, जब तक नीचे से बर्तन नहीं धोए होंगे तो ऊपर पहुंचने का कोई रास्ता नहीं है। इमारत की ऊंची मंजिलों की परख, इसके तहखानों में सीले पानी का गुजरना। और इसका आखिरी ख्याल है कि इनके कोनों की खूबसूरती बरकरार है। ये मैंने अपने लिए लिखा है, इनके कोनों की खूबसूरती बरकरार है, जबकि होता है इन लिफाफों का कितने हाथों से गुजरना, जबकि होता है इन लिफाफों का कितने हाथों से गुजरना। वाह, कितने हाथों से। क्या बात है, क्या बात है। शुक्रिया। और एक छोटी सी गजल और है कि जवाब में कोई खत कैसे आए। मुझे जिंदा दिल लोग बहुत पसंद हैं, मैंने भी सब कुछ दुख देखा है ये वो, पर मैं खुश रहती हूँ। तो मुझे खुश लोग बहुत, क्योंकि खुशी जो है वो चॉइस है, खुशी बाहर से नहीं आती, इट्स अ चॉइस। तो ये चॉइस मैंने कर रखी है। तो जवाब में कोई खत कैसे आए, जवाब में कोई खत कैसे आए, फूल हम कब्र को जो दे आए हैं। वाह, कब्र को जो दे आए। क्या बात है, क्या बात है, गजब। शुक्रिया। जवाब में कोई खत कैसे आए। आपके इस एक शेर पे बहुत 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 सलाम बनते हैं। शुक्रिया, बहुत कमाल कमाल लिखा। जवाब में कोई खत कैसे आए, फूल हम कब्र को जो दे आए हैं। तुझे देने थे वो खत, तुझे देने थे वो खत, दराज में रखे अपने सब्र को दे आए। क्या बात है, क्या बात है। तुझे देने थे वो खत, दराज में रखे अपने सब्र को दे आए हैं। और अब सरे बाजार मेरी खिल्ली उड़ेगी। मैं बड़ी दिल फेंक हूँ, तो या तो लोग मुझे अपना दिल दे देते हैं या मेरा मजाक बनाते हैं। अब सरे बाजार मेरी खिल्ली उड़ेगी, अब सरे बाजार मेरी खिल्ली उड़ेगी, खत जो ना देने थे किसी को दे आए,
खत जो न देने देने से किसी वाह, को वो दे। क्या बात, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, शानदार, शानदार। खत जो न देने थे किसी बहुत को दे सुंदर आए। जगह। किसी को वो दे आए। एक मैंने कविता, अगर वक्त है तो पढ़ूंगी, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। एक नहीं, कविता नहीं। लिखी है, ये पढ़िए। तो ये मैंने खतों में जो यादें होती हैं जो उभर के आती हैं जब खत पढ़ते हैं, तो उस पे लिखा है कि मेरे खतों में छुपी यादें, मैंने उसका टाइटल रखा कि बड़े बंदोबस्त किए हैं। इसमें बहुत वो है, सिमिलीज और मेटाफोर्स बहुत हैं, तो इसको ध्यान से सुने कि बड़े बंदोबस्त किए हैं, मैंने शहनाई बजवाई है, रौनक सजाई है, खर्चा बेहद हुआ है, खर्चा बेहद हुआ है, जैसे तुम्हें लिखने पे था जश्न। मैं खतों से कह रही हूँ अपने, जैसा तुम्हें लिखने पे था जश्न, आज घर वैसा ही सजा है। हाँ, जैसा तुम्हें लिखने पे था जश्न, आज घर वैसा ही सजा है। शीशे इस कदर काले कि मैं अंदर देख न सकूं। शीशे इस कदर का, मेरे साथ रहें, शीशे इस कदर काले कि मैं अंदर देख न सकूं। ऐसी बड़ी महंगी गाड़ी मंगवाई है, ऐसी बड़ी महंगी गाड़ी मंगवाई है, रो कर बिलख कर लिपट कर ही सही, मेरे यादों वाले खत अब तुम जाओ। रो कर लिपट बिलख कर ही सही, मेरे यादों वाले खत अब तुम जाओ, अब तुम जाओ। वो महक, वो धुन, वो प्रेम गीत, वो रोशनी का पल, वो महक, वो धुन, वो प्रेम गीत, वो रोशनी का पल, कबूतरों की नीची उड़ान सी, कबूतरों की नीची उड़ान सी, वो कनपटी पे गर्म हलचल, वो कनपटी पे गर्म हलचल, मेरे कांधे की सिलवट से लिपटी उनकी करवट, मेरी कांधे क्या की बात है, क्या बात है, से लिपटी उनकी करवट। ये जो सब तुम्हारी सखियां थीं, मैं खतों से कह रही हूँ कि ये जो सब तुम्हारी सखियां थीं, जैसे मेरे घर की बेटियां थीं। हाँ हाँ हाँ, मेरे घर वाह की वाह, ये जो तुम्हारी सखियां थीं, ये मेरे घर की बेटियां थीं, इन्हें दहेज में लिए जाओ, इन्हें दहेज में लिए जाओ, वो यादों वाले खत अब तुम जाओ, अब क्या तुम बात है, वाह। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और इसका आखिरी ख्याल है कि सालों तुम्हें पाला है, सालों मैंने तुम्हें पाला है, तुम्हारा कद संभालूं ये मेरी कुव्वत नहीं रही, तुम्हारा कद संभालूं अब ये मेरी कुव्वत नहीं रही, वो विरह गीत बुदबुदाने की भी मेरी अब हिम्मत नहीं रही, हाँ हाँ, वो विरह गीत बुदबुदाने की भी अब मेरी हिम्मत नहीं रही। तुम्हारा कमरा खुद इतना पुराना हो चला, तुम्हारा कमरा खुद इतना पुराना हो चला, वहां पुरानी यादों की अब जरूरत नहीं रही, कि वहां पुरानी यादों। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, शुक्रिया, बहुत गहराई से आपकी ये, बस शुक्रिया, बहुत खूबसूरत, मतलब शब्द नहीं होता है कि बोल पाऊं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सरोज जी। अब ये एक बात कहूं, हाँ जी, आपकी कविताएं सुनने वाली नहीं है, आपकी कविताएं महसूस करने वाली हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। और जितनी देर तक आप पढ़ रही थी उतनी देर तक मेरे कान नहीं सुन रहे थे, मेरा दिल सुन रहा था उनको। बहुत बहुत शुक्रिया, कमाल है, कमाल। पहली बार सुना आपको, लेकिन मन करता है बार बार सुनो। और सरोज जी एक बार इनका एकल करवाइए आप, जरूर जरूर जरूर, मैं सुनना चाहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। बस इसके आखिरी 4 लाइनें हैं कि किसी ने तुम्हारे लिए बेचैनी की तोरण सजाई है, किसी ने क्या बात है, बेचैनी की तोरण सजाई है, किसी की अभी हुई मीठी मीठी नई नई जुदाई है, किसी की अभी हुई मीठी मीठी नई नई जुदाई है। जाओ खतों अब तुम उसके हो जाओ, अब तुम उसके हो जाओ, घर से तुम जाओ। क्या बात, गजब, मेरे घर से तुम जाओ। क्या बात, आपकी रचनाओं को, आपकी कविताओं को बहुत बहुत शुक्रिया विवेक जी, बहुत बहुत हृदय से शुक्रिया। हेमंत अग्रवाल जी लिखते हैं, आज मंच का कद बहुत ऊंचा है, अद्भुत दृश्य चित्रण कर रहे हैं। बहुत बहुत हेमंत भैया आपको करती हूँ। और
जैसे आज फोन और आपने बताया कि खत मेरे घर से जाओ, वो दूसरा। लेकिन मैं एक बात कहूंगी कि आज मोबाइल के दुनिया वाले, इस मोबाइल के दुनिया वाले इसके जुनून को क्या समझे। सच है। इस मोबाइल के दुनिया वाले इश्क के जुनून को क्या समझे। अरे जनाब, एक वक्त वो था जो हम खत में कलेजा निकाल के रख देते थे। वाह वाह। जब एक वक्त वो था जब हम कलेजा रख दिया करते थे खत में। आज भी किताब में सूखी पंखड़ी देखकर पलकें भीग जाती हैं। आज भी किताब में सूखी पंखड़ियों को देखकर पलकें भीग जाती हैं। उस मुलाकात की जहन में एक एक बातें घूम जाती हैं। वाह। कैसे कांपते हाथों से रख दिया करते थे किताब में फूल गुलाब, और सारी रात नींद पलकों में घुल जाती थी कि कल क्या मिलेगा जवाब। वाह वाह। सारी रात पलकों में घुल जाती थी क्या मिलेगा जवाब। खत सिर्फ कागज नहीं, बेशकीमती नगीने हुआ करते थे। उस वक्त के वो खत सिर्फ कागज ने बेशकीमती नगीने खजाने हुआ करते थे, जिसमें इश्क से भरी शेरों शायरी, नज्म, गीत और गजलों के गजलें हुआ करते थे। सुबह से ही डाकिये का इंतजार पे आंखें खिड़की से झांकती थी। सुबह से ही डाकिये के इंतजार में आंखें खिड़की से झांकती थी, और खत हाथ में आते ही दिल की धड़कनें बहुत शोर मचाती थी। खत हाथ में आते ही दिल की धड़कनें बहुत शोर मचाती थी। अक्षर पढ़ने के पहले, शब्द पढ़ने के पहले आंखें भीग जाती थी। शब्द पढ़ने के पहले ही आंखें भीग जाती थी। कई बार तो अक्षरों पे टपक कर उन्हें धुंधला कर जाती थी। कई बार तो पत्र पे टपक कर से धुंधला कर जाती थी। काश वो दिन फिर लौट आए। काश वो खतों वाले सुनहरे दिन फिर लौट आए। हम फिर से दिल के जज्बातों को खतों में लिखकर वो हसरत पूरी कर पाए। काश खतों वाले दिन फिर लौट आए। काश खतों वाले दिन फिर लौट आए। सरोज जी, एक पत्र लिखने में घंटों लग जाती थी। आपसे ये तो नहीं पूछूंगा कि आपकी किताबों में कोई लाल गुलाब का फूल था या नहीं, ये तो नहीं पूछूंगा, लेकिन मेरा अपना अनुभव ये है कि अगर ऐसा कोई फूल हो, भले ही वो सूख गया हो, ना तो उसका रंग जाता है कहीं, ना है उसकी महक जाती है कहीं, बशर्ते आपकी आंखों में वो ख्वाब अभी तक हो। जितनी बार आप फूल को देखती हैं वो फिर जमा हो जाता है, वो फिर आपको नई जिंदगी से भर देता है, वापस नई उमंग भर देता है। जब कहते हैं ना दिवाली की सफाई होती है तो पुराने खत निकाले जाते हैं, उनको पढ़ने में फिर तरोताजा हो जाती हूँ, वही बात है। तो चलिए इसी खत के साथ हमने तो उस गुलाब को बहुत संभाल के रखा है आज तक। अरे वाह सर, इधर भी रखा हुआ है जी, इधर भी रखा हुआ है अभी तक। मतलब चिट्ठियों के लिफाफे भी नहीं फेंके गए हैं, लिफाफे। अरे वाह, देखा, हमने सवाल नहीं पूछा, जवाब मिल गया हमें। तो चलिए अब हम खतों की बात करते हैं, तो हम चलते हैं अर्पण जी के पास। और ये जो भी सुनाएंगे ठीक है, पर मैं एक अनुरोध करती हूँ, इनका एक बहुत सुंदर सी रचना है, वो एक सांवली सी 2 चोटी वाली लड़की खत वाली, वो बाद में मैं जरूर सुनना चाहूंगी और सबको सुनाना चाहूंगी। आपने पहले गेम फिक्स कर रखा है क्या? मैं फिक्स नहीं है, मुझे वो पसंद बहुत है और मैं एक ही बार सुनी थी उसको, और गोरखपुर में सुनी तो मैं सुन नहीं पाई क्योंकि मेरा संचालन हो रहा था, तो मैं थोड़ी वो थी, तो मैं आज सुनना चाहती हूँ जब खत की बात आई है। तो बहुत शुक्रिया, बहुत आभार सरोज जी। अगर आप इस कविता के बारे में एक बात कहूंगा, माफ कीजिएगा अर्पणा जी। नहीं सर, इनका जो पहला कार्यक्रम मैंने देखा था, ऑनलाइन कार्यक्रम, पहला ही कार्यक्रम, शायद मैं अध्यक्ष था उस दिन, तब इन्होंने वही कविता पढ़ी थी।
शायद राब्ता पर, मुझे ऐसा लग रहा है जहां तक मुझे जी 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 जी। और वो करीबन 9:30 पौने 10 बजे रात को कार्यक्रम खत्म हुआ था। जी। मैं अक्सर इतनी रात को किसी को फोन नहीं करता जब तक कोई अर्जेंसी इमरजेंसी ना हो। इनको तो मैं जानता भी नहीं था, फिर भी इनको मैंने फोन किया, पहले माफी मांगी और एक ही बात कही कि आपकी सांवली 2 चोटियों वाली लड़की हमेशा के लिए मेरे पास छूट गई है और वो हमेशा यही रहेगी। मुझे आज तक याद है वो दिन है और आज का दिन है। मैं कई बार फरमाइश पे और कई बार इनकी इच्छा से 8-10 बार सुन चुका हूँ उस कविता को। कोई जवाब नहीं है उसका, कोई जवाब नहीं है। बहुत खूबसूरत। स्वागत है जी, बहुत आभार सर। लेकिन अब वो सांवली दुबली पतली लड़की बहुत घबरा रही है क्योंकि अपेक्षाएं इतनी बढ़ जाती। मेरी आवाज आ रही है स्पष्ट? बिल्कुल ठीक आ रही है। जी, बहुत बहुत आभार। सरोज जी का लगता है नेट कुछ चला गया है, शायद वो हमें सुन पा रही होंगी। तो मैं पहले तो बहुत बहुत आभार आप सबका इतने स्नेह शब्दों से मेरा उत्साह बढ़ाने के लिए। और अपेक्षाएं जो बहुत बढ़ जाती हैं तो कंधों पर भार थोड़ा ज्यादा आ जाता है। तो वो सांवली दुबली पतली लड़की, वो उस समय की जो, तो वो भी थोड़ी घबरा रही होगी क्योंकि जिन्होंने नहीं सुना है तो उन्हें लगेगा कि हाँ कैसी थी। लेकिन चलो, पहले मैं इस उत्कृष्ट मंच को नमन करती हूँ, सदा की भांति केशव को नमन करती हूँ, सरोज जी की केशव भक्ति को नमन करती हूँ और अपने गणपति सरस्वती को भी। तो सदा की तरह मैं आज 2 पंक्तियां ईश्वर को अर्पित करती हूँ। तो सोच रही हूँ कि एक पत्र उसको, एक पाती उनको भेजी जाए। तो एक मुक्तक से प्रारंभ करती हूँ, ईश्वर को भेजते हुए फिर रचना पर आती हूँ। यद्यपि ये स्पष्ट करना चाहूंगी कि पॉपी जी जहाँ जितनी ऊंचाइयों पर लेके गई, सर ने जहाँ ऊंचाइयां प्रदान की, पॉपी जी ने उनको और बनाए रखा और ऊंचाई तक दी। तो मैं आप सबको नीचे धरातल पर लाना चाहती हूँ। एक हल्की फुल्की सी रचना रखूंगी, चिट्ठी कैसी होती है, और बेशक जरूर आपका वह आदेश जरूर सिर माथे पर रखूंगी, समय होगा तो जरूर उसको मैं पढ़ूंगी। तो पहले 4 पंक्तियों और पटल के उस पार उपस्थित सभी साहित्य अनुरागियों को भी प्रणाम प्रेषित करती हूँ और आती हूँ एक मुक्तक के बाद पहले अपनी रचना पर। भरे जो भाव मन मेरे, उन्हें मन ही सहेजूं रे। भरे जो भाव मन मेरे, उन्हें मन ही सहेजूं रे। तुझे अंबर कभी सागर, कभी मंदिर में खोजूं रे। तुझे अंबर कभी सागर, कभी मंदिर में खोजूं रे। कहाँ के वासी हो भगवन, कहाँ तेरा ठिकाना है। कहाँ के वासी हो भगवन, कहाँ तेरा ठिकाना है। पता भेजो जो तुम अपना, तो फिर पाती मैं भेजूं रे। पता भेजो जो तुम अपना, तो फिर पाती मैं भेजूं रे। तो वो कभी अपना पता भेजेगा और उस तक तो पाती भेज पाऊंगी। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर स्वर भी कमाल के। बहुत आभार आप सबका। आप स्नेहिल काव्यधार मंच है तो यहाँ स्नेह की वर्षा होती ही है। तो जी आपने हिंदुस्तानी क्लासिकल सीखा है, शास्त्रीय संगीत? नहीं, बहुत सुंदर गाती हैं। वाह, गाती ऐसे है कि लगता है कि सीखा है। अरे नहीं, माँ की मानस भी है ना ये, इसलिए।
ये आपका स्नेह है सरोजी। तो बचपन में एक भजन सुना करते थे, भगवान तुझे मैं खत लिखती पर तेरा पता मालूम नहीं। उसके आगे मुझे पता नहीं है, ये एक लाइन मुझे याद है। तो वही बात आज आपने कर दी, पता भेजो तो मैं पत्र लिखूं। हाँ, सुख भी लिखती दुख भी लिखती पर तेरा पता मालूम। बहुत प्यारा भजन है जी, बिल्कुल। और आपकी उस रचना पे आने के पहले मैं कहना चाहती, जैसे आपने विवेक सर ने कहा कि कुछ अदली के खत की बातें की, कुछ खत दराज में रखे रहे पॉपी जी के, तो 4 पंक्तियां कह के फिर उस पे आऊंगी कि सिरहाने रखे गीले तकिए पर, औंधे पड़े ख्वाब के कुछ पन्ने मोड़े थे। सिरहाने रखे गीले तकिए पर, तकिया क्यों गीला था आप सब समझ पा रहे हैं। सिरहाने रखे गीले तकिए पर, औंधे पड़े ख्वाब के कुछ पन्ने मोड़े थे। जागती रातों ने पढ़े उन सारे खतों के जवाब, जागती रातों ने पढ़े उन सारे खतों के जवाब, जो तेरे नाम लिखे और दराज में रख छोड़े थे। जो तेरे नाम लिखे और दराज में रख छोड़े थे। बहुत शुक्रिया। तो कई खत लिखे नहीं जाते और कई लिख के दराज में रख लिए जाते हैं और फिर भी हम उनके जवाब पढ़ते रहते हैं, तो ये उस खत पर भी आएंगे। अभी थोड़ी हल्के फुल्के भाव की एक रचना रखती हूँ कि चिट्ठी, या सच में आपने मोबाइल लेट की बात की, तो आज की पीढ़ी को भी कि चिट्ठी कैसी होती थी। अब तो है वाली बात रह नहीं गई, अब तो कुछ व्यावसायिक पत्र ही आते हैं, सब मोबाइल एज का जमाना है, निस्संदेह से संदेश भेजे जाते हैं, लेकिन उन चिट्ठियों की बात करती हूँ। आप सबको जोड़ने का प्रयास करती हूँ। मुझे नहीं पता पॉपी जी ने कितनी ऐसी चिट्ठियां पाई हैं, लेकिन आप दोनों ने तो निस्संदेह पाई होंगी, तो रखती हूँ। पवन के पंखों से लिपटी सोंधी सी आती है मिट्टी, पवन के पंखों से लिपटी सोंधी सी आती थी मिट्टी, जब आती देश से चिट्ठी के निज परिवेश से चिट्ठी। पवन के पंखों से लिपटी सोंधी सी आती थी मिट्टी, जब आती देश से चिट्ठी के निज परिवेश से चिट्ठी। यहाँ देश सिर्फ विदेशों से ही तात्पर्य नहीं, अगर कोई गांव से अपने शहर भी जाता है तो अपने गांव को वह देश ही कहता है। और बंगाल में तो देश बोलते हैं, हम अपना देश जा रहा है, ऐसे वहां बोलते थे। तो बंगाल में बचपन बीता है, तो वहां से आगे रखती हूँ कि कभी हंसती हंसाती और कभी रोती रुलाती सी, कभी हंसती हंसाती और कभी रोती रुलाती थी, धरे कई वेश थी चिट्ठी लिए संदेश थी चिट्ठी, धरे कई वेश थी चिट्ठी लिए संदेश थी चिट्ठी। और उन चिट्ठियों में क्या क्या होता था। कभी मीठी सी बातें लाती तोतले से बोलो की, कभी मीठी सी बातें लाती तोतले से बोलो की, दुआएं देती थी भर भर के पोपले से बोलो की, दुआएं देती, बहुत शुक्रिया, दुआएं देती थी भर भर के पोपले से बोलो कि, वो साची अम्मा की चिंता, वो साची अम्मा की चिंता, वो घुड़की बाबा की झू बसाए लाड़ थी लिए दुलार दीजिए। बीच में लगता है नेट चला गया था। वो साची अम्मा की, तो उन पत्तियों को फिर से रखती हूँ। वो साची अम्मा की चिंता, वो घुड़की
बाबा की झूठी, बसाए लाड़ थी चिट्ठी, लिए दुलार थी चिट्ठी। कभी ताने उल्हाने तीखे मीठे भर के थी लाती, कभी ताने उल्हाने तीखे मीठे भर के थी लाती, कभी सपने सुहाने बस सिरहाने धर के थी जाती, कभी सपने सुहाने बस सिरहाने धर के थी जाती, कभी निपटाती थी झगड़े, कभी निपटाती थी झगड़े, कभी कर जाती थी कुर्ती, वो अलबेली। बहुत शुक्रिया, बहुत सुंदर, वाह। अलबेली सी थी चिट्ठी, किसी सहेली सी चिट्ठी। और अब जो पद रख रही हूँ तो ये बिल्कुल विवेक सर आपको और सरोजी आपको समर्पित करती हूँ। मुझे नहीं पता इन भावनाओं से पॉपी जी गुजरी थी या नहीं, और सीधे और इसकी दूसरी पंक्ति पर अगर एक मुस्कान आप सबके चेहरे पर आएगी तो मुझे लगेगा कि मेरी लेखनी सफल हुई। अर्पणा जी, मेरे हस्बैंड यहीं बैठे हैं, सुन रहे हैं ये सब बात आप जो कह रही हैं। नहीं तो मैं चिट्ठियों की अभी इस पद में जो बातें आएगी मैं वो बात कह रही हूँ कि इस अभी अब जो रखने जा रही हूँ उसकी दूसरी पंक्ति, तो ये देखिए मतलब ये भावनाएं बिल्कुल होंगी लेकिन वो दृश्य रखने की चेष्टा करती हूँ। विरह व्याकुल युगल का खूबसूरत वाकया सुन लो, ये इन भावनाओं से आप गुजरी होंगी, पर अगली पंक्ति से मुझे नहीं लगता कि पॉपी जी, लेकिन आप दोनों अवश्य। विरह व्याकुल युगल का खूबसूरत वाकया सुन लो, समूची नगरी में प्यारा उन्हें बस डाकिया सुन लो, समूची नगरी में प्यारा उन्हें बस डाकिया सुन लो। लिफाफा इत्र में डूबा, लिफाफा इत्र में डूबा, महकती थी भारत भी जब आती प्रीत की चिट्ठी, वो मनमीत की चिट्ठी। बहुत शुक्रिया। तो मुझे ये लगा कि डाकिया की राह शायद पॉपी जी नहीं देखती होंगी, तब तक मोबाइल आ गया होगा और ये जरूर देखी होगी, इसलिए मैं हाई स्कूल में थी तब मोबाइल इंडिया में आ गया था। अच्छा। विरह व्याकुल युगल का खूबसूरत वाकया सुन लो, समूची नगरी में प्यारा उन्हें बस डाकिया सुन लो, लिफाफा इत्र में डूबा, महकती थी भारत भी जब आती प्रीत की चिट्ठी, वो मनमीत की चिट्ठी। और आखिरी बंद रखती हूँ, आखिरी बंद, बहुत शुक्रिया सर, बहुत आभार। और अंतिम पद रखती हूँ कि हम उस समय कैसे अपने पास पड़ोस सामाजिक परिवेश सबसे जुड़े हुए थे, आज हम बहुत आत्म केंद्रित हो गए हैं, हमारी पीढ़ी बच्चे भी इन चीज को नहीं जानती। तो वो चिट्ठियों में और क्या क्या रहता था। कभी कहती थी घर में नन्हा बछड़ा गैया खाया, कभी कहती थी घर में नन्हा बछड़ा गैया खाया, बशीरन दादी का सर से हमारा उठ गया साया, बशीरन दादी का सर से हमारा उठ गया, सर से हमारे उठ गया साया, कभी घर आने के पहले, कभी घर आने के पहले ही रद्द कर जाती थी छुट्टी, बड़ी कम वक्त थी छुट्टी, बड़ी कम वक्त थी चिट्ठी, बस कर्तव्य की चिट्ठी ले जाते आपकी, मिले सरहद से जब चिट्ठी, बड़ी कम वक्त थी चिट्ठी,
भरे कर्तव्य की चिट्ठी, पवन के पंखों से लिपटी सौंधी सी आती थी मीठी, जब आती देश से चिट्ठी, ये परिवेश की चिट्ठी। तो बहुत बहुत शुक्रिया मेरी इस चिट्ठी को इतने ध्यान से सुनने के लिए। पढ़ के अर्पणा जी सर, आपको बहुत सुना है, काफी सुना है, लेकिन आज आपकी ये कविता कुछ ऐसी थी जैसे हमेशा तारकोल की सड़कों पे चलने वाला आदमी जब किसी गांव में पहुंचता है और वहां की तपती धूल में जब बारिश की बूंदें पड़ती हैं तो सौंधी सौंधी खुशबू आती है। वो खुशबू सूंघने के बाद वो सम्मोहित तो हो ही जाता है, लेकिन फिर आसपास वीर बहुटी को ढूंढने लगता है। इतनी अच्छी खुशबू है तो वीर बहुटी जरूर होगी। ये रचना वैसी थी। कमाल कमाल, बहुत आभार। बहुत ही सुंदर अर्पणा जी, कितने सारे जिंदगी के पहलुओं को आपने छू लिया। बहुत ही हाँ, तब चिट्ठियों में ये बातें होती थी। आज हम जैसे आज की पीढ़ी भी देखिए, प्रेम तो शाश्वत है, वो हृदयों में बसा होता है। आज भी प्रेम भरे हृदय वैसे ही स्पंदित होते हैं। हाँ, यह है कि चिट्ठियों में हम पूरे परिवार, समाज, परिवेश सबकी बात करते थे। तो टेक्स्ट में और चिट्ठी में क्या फर्क है, अभी इस पे लिखा जा सकता है? फर्क जी, सिर्फ समय है ना। टेक्स्ट जल्दी से लिखते हैं और जल्दी से पहुंच जाता है, बीच में सोचने का वक्त डिलीट भी कर देते हैं। हाँ, और हम बहुत लंबी बातें नहीं कर सकते, बस टू द पॉइंट, जो हम कहने वाले और सुनने वाले के बीच की जो बातें होती हैं। और चिट्ठी में जैसे, इसलिए मैंने कहा कि पड़ोस की बशीरन दादी की भी बातें करते थे, गैया के बछड़े की भी बातें करते थे, और इनको लिखा जाए तो सब कुछ चिट्ठी में लिख दी जाती थी। चिट्ठियों की एक और बहुत खूबसूरती जो मैंने अक्सर महसूस की थी पहले, जब आपका किसी से, अर्थात वो कोई अपना ही होगा, किसी बात पे बहस हो जाती थी, अनबन हो जाती थी, चिट्ठियों में कोई कड़वी बात लिखी जाती थी, तो उसके बाद जब तक दूसरी चिट्ठी आती थी 5-7 दिन के बाद, क्षमा याचना की या सॉरी लिखी हुई, वो 5-7 दिन तक दिल जलता रहता था। और उसके बाद जब वो सॉरी आता था तो जो ठंडक मिलती थी, वो ठंडक आज के मैसेज के 1 मिनट के बाद जब आप कहते हैं सॉरी, उसमें नहीं मिलती। पेशेंस नहीं रह गया अब तो गुस्सा ताजा होता है, उसके सॉरी को नकार दिया जाता है। इसीलिए मैंने कभी ताने उलाने तीखे मीठे, तीखे ताने शादी हो जाती थी। अच्छा, आप कुछ कह रही हैं सरोज जी? कहते हैं जब बेटी की शादी करते थे और बेटी ससुराल जाती थी और उसकी पहली चिट्ठी माँ बाप को मिल जाती थी कि मैं ठीक हूं, तो एक जो सुकून, जो सुख की अनुभूति होती थी, वो शादी करके नहीं होती थी माँ बाप को। तो पहली चिट्ठी बेटी की आती थी कि हाँ पापा, हाँ मम्मी, मैं ठीक हूँ। वो इंतजार, वो चिट्ठी पहली आज भी रखी है। अभी मैं गई थी मायके, तो मेरी चिट्ठी, तो मेरी पहली चिट्ठी रखी थी, मम्मी ने सहेज के रखी थी, मम्मी मैं ठीक हूँ। और वो एक ठीक शब्द उनको बहुत दिन तक, क्योंकि फोन होते नहीं थे, बहुत कम, अगर लैंडलाइन लग भी गया तो आवाज नहीं आती थी, तो बस यही थी चिट्ठियां, चाहे माँ बेटियों की हो, चाहे माँ की हो, चाहे प्रिया प्रीतम की हो, किसी की भी हो, या अपने कृष्ण को चिट्ठी लिखी हो, पतिया कैसे लिखूं लिखो न जाए, कलम धरत मोरे कर कंपत है, नैन रहे झुलाए, सखी री मुहे कृष्ण बहुत याद आए। पतिया कैसे लिखूं लिखो न जाए, कलम धरत मोरे कर कंपत है और नैन रहे झलडाए, सखी री मोहे कृष्ण बहुत याद आए। राधा जी भी लिखती थी पत्र अपने, उनको तो यही बोलती थी। तो आइए हम चले, इनसे एक रचना सुन लेते हैं, क्योंकि हमारा समय बहुत तेजी से भाग रहा है। क्या आज इस कार्यक्रम को हम 15 मिनट तक बढ़ा सकते हैं? जी, क्या इस कार्यक्रम को 15-20 मिनट और चला सकते हैं? आज सरोज जी का नेट बहुत बाधा दे रहा है। हाँ सर, कोशिश करते हैं 5-7 मिनट चलाने की। हाँ, आज बहुत दिक्कत हो रही है, यहाँ बारिश हो रही है अभी बहुत तेज। अच्छा, तो आप जैसा आदेश करें जी। मैं वो काली सांवली लड़की तो सुनी ले, काली को सुनना चाहता था। हाँ जी, बिल्कुल जी। हाँ जरूर। दरअसल मैं अब चूंकि अभी समय बीतता जा रहा है और आप सबका ऐसा स्नेहिल आदेश है, तो अवश्य उसको पढ़ती हूँ। और हालांकि मैंने एक दूसरी रचना सोची थी,
वो भी पते और ठिकाने की बात थी, तो फिर कभी और उसकी चर्चा करेंगे। ये अपना अंतर्राष्ट्रीय डाक दिवस तो 9 से 13 तक है, कभी फोन पे ही सरोज जी को सुना देंगे। तो चलो मैं उस कविता, उस रचना पर ही आती हूँ। बहुत गर्व महसूस होता है जब आपकी किसी रचना से आपको याद किया जाए। तो बिल्कुल अर्पणा जी, मैं अभी वही कहने वाली थी, इससे ज्यादा बड़ा सम्मान नहीं है किसी लिखने वाले नहीं को। होता जी। आपसे नाम से ज्यादा रचना लोग याद रखें। बिल्कुल, आपको अगर आपकी किसी रचना से याद रखा जाए तो। और जब भी मैंने ये पढ़ा है, जिन्होंने भी जितनी बार सुना है वो सब इस बात को जानते हैं, और आज पॉपी जी की तरह पहली बार जो सुनेंगे वो भी जानते हैं कि आदरणीय ध्रुव गुप्त सर हिंदी साहित्य में बहुत सशक्त हस्ताक्षर हैं। उनकी एक कविता अनुत्तरित प्रेम पत्र, जिसमें उन्होंने लिखा था, वो चर्चा थी कि अपने विद्यार्थी जीवन में अपने किसी सहपाठिनी के हाथ में एक पत्र थमाकर वो भाग आए थे। मतलब घबराहट में उसके उत्तर सुनने तक रुक नहीं पाए थे। और बहुत अरसे के बाद कविता यहाँ से शुरू होती थी कि वो ट्रेन के डब्बे में अचानक उनको मिलती हैं, और उसके बाद वो लोग दोनों बातें करते हैं, और फिर वो सुबह चली जाती हैं बिना कुछ कहे, हाथ हिलाते हुए। तो उन्होंने जब ये कविता पोस्ट कर, बहुत खूबसूरत सी वीडियो किसी और ने पोस्ट की थी, तो मैंने उनकी कविता पर प्रतिक्रिया देते हुए वहां लिखा। तो ये एक कविता बनी। मेरा सौभाग्य है कि इसे प्रति कविता कहेंगे, लेकिन मैं जब जब इसको पढ़ती हूँ तो मुझे, मेरी लेखनी का कर्तव्य है, मैं आदरणीय ध्रुव गुप्त सर को प्रणाम करूं, उनको स्मरण करूं, और क्योंकि ये उनकी कविता ही प्रेरणा है, हालांकि यह उत्तर है। तो उसके पहले मैं 4 पंक्तियां यही ऐसा कहती हूँ कि जब उन्होंने कहा था कि उसके हाथ में खत थमा के भाग आए थे, तो मेरी कविता यहाँ से, दरअसल मेरी कविता का शीर्षक है पढ़ा था वो खत। लेकिन आदरणीय विवेक सर हमेशा उसको सांवली लड़की से याद करते हैं। मेरे एक मित्र है, वो उसको हमेशा ट्रेन वाली कविता कहते हैं। आज भी शायद वो सुन रहे होंगे, उन्होंने कहा था कि अगर तू ट्रेन वाली कविता पढ़ेगी तो फिर मैं जरूर उसको सुनने के लिए आऊंगा। हालांकि इसका शीर्षक है पढ़ा था वो खत। ये भी बहुत अच्छी बात है अर्पणा जी की उसके अंदर जो कंटेंट है उससे वो कविता याद करी जा रही है। मैं बोलती हूँ 2 चोटी वाली जी, आप 2 छोटे वाली कहती। तो दरअसल चूंकि मैंने वो उस कविता का उत्तर दिया था, और उस कविता का मूल भाव था कि वो कहते, वो जवाब उन्हें उस समय भी नहीं मिला और बाद में भी वो जवाब ढूंढते रहे कि मतलब उनका प्रेम पत्र अनुत्तरित रहा, इसीलिए मैंने वो लिखा था। तो सीधे अब रचना पर आती हूँ, समय अधिक न लेते हुए। तो रचना शुरू करने के पहले जैसे मैंने वहां लिखा था बिल्कुल वैसे ही यहाँ पढ़ती हूँ कि सलाम पहुंचे मेरा उस हथेली को जिसमें वो खत तुड़ा मुड़ा होके पड़ा होगा। सलाम पहुंचे मेरा उस हथेली को जिसमें वो खत तुड़ा मुड़ा होके पड़ा होगा। उन गीले नयन कोरों को दुआ मेरी जिन्होंने पलकों से उन हरफों को छुआ होगा। सरोज जी, आपने भी बात की ना कि हम गीले हो जाते थे, नयन में थे। तो सलाम पहुंचे मेरा उस हथेली को जिसमें वो खत तुड़ा मुड़ा होके पड़ा होगा। उन गीले नयन कोरों को दुआ मेरी जिन्होंने पलकों से उन हरफों को छुआ होगा। कितने हाथों कितने पलकों को नसीब होते हैं, कितने हाथों कितने पलकों को नसीब होते हैं ये मुकद्दस जज्बात, ये मासूम लम्हात। और हाँ, अब तुम्हारी बात। ये मुकद्दस जज्बात, ये मासूम लम्हात, और हाँ अब तुम्हारी बात। कहो तो भला और क्या करती, कहो तो भला और क्या कहती और क्या करती वो सांवली दुबली सी बड़ी बड़ी आंखों और 2 चोटियों वाली लड़की। कहो तो भला और क्या करती और क्या कहती वो सांवली दुबली सी बड़ी बड़ी आंखों और 2 चोटियों वाली लड़की, जिसके हाथों में एक तुड़ा मुड़ा खत थमाकर भाग आए थे तुम। जिसके हाथों में एक तुड़ा मुड़ा खत थमाकर भाग आए थे तुम, जो करती रही बरसों तुम्हारे पलटने का इंतजार, जो करती रही बरसों तुम्हारे पलटने का इंतजार। आज ट्रेन के डब्बे में जिसे देख अचानक तुम ढूंढ रहे अपने उस खत का जवाब। आज ट्रेन के डब्बे में जिसे देख अचानक, बहुत शुक्रिया, तुम ढूंढ रहे अपने उस खत का जवाब। कहो तो भला और क्या करती और क्या कहती
वो सांवली दुबली सी बड़ी बड़ी आंखों और 2 चोटियों वाली लड़की, कह तो दिया उसकी थकी आंखों ने सब, कह तो दिया उसकी थकी आंखों ने सब, जब पूछा तुमसे कैसे हो। कह तो दिया उसकी थकी आंखों, कह तो दिया उसकी थकी आंखों ने सब, जब पूछा तुमसे कैसे हो। जब आ बैठी वो तुम्हारी बर्थ पर देर रात से सुबह तक, जब आ बैठी वो तुम्हारे बर्थ पर देर रात से सुबह तक, खुद को समेटे चूनर मर्यादा की लपेटे, संग लिए ये ख्याल कि कहीं उसकी उंगलियों से छू न जाए तुम्हारे हाथ। जब आ बैठी, बहुत शुक्रिया, अप्रतिम अप्रतिम, बहुत सुंदर, बहुत शुक्रिया सर। जब आ बैठी वो तुम्हारी बर्थ पर देर रात से सुबह तक, खुद को समेटे चूनर मर्यादा की लपेटे, संग लिए ये ख्याल कि कहीं उसकी उंगलियों से छू न जाए तुम्हारे हाथ। करती रही बातें बेशुमार बेमकसद देर रात से सुबह तक, करती रही बातें बेशुमार बेमकसद देर रात से सुबह तक, अपने पति बच्चों गृहस्थी नौकरी, तुम्हारे सिर के कम होते बाल और अपने बढ़ते मोटापे की बाबत, तुम्हारे वाह वाह, तुम्हारे सिर के कम होते बाल और अपने बढ़ते मोटापे की बाबत, करती रही बातें बेशुमार बेमकसद। वो सांवली दुबली सी बड़ी बड़ी आंखों और 2 चोटियों वाली लड़की, उसे तो बस भीगना था तुम्हारे एहसास से, उसे तो बस भीगना था तुम्हारे एहसास से, देखना था खुद को तुम्हारी निगाह से। वाह, करती रही बातें बेशुमार बेमकसद देर रात से सुबह तक, और सुबह हौले से हाथ हिला बिना कुछ कहे, जल्दी से जब प्लेटफॉर्म की भीड़ में वो खो गई। और सुबह हौले से हाथ हिला बिना कुछ कहे, जल्दी से प्लेटफॉर्म की भीड़ में जब वो खो गई, यकीन मानो अकेली और भी अकेली हो गई, यकीन मानो अकेली हो गई। वाह वाह अर्पणा जी वाह। एक बहुत शुक्रिया। एक खत की छुअन से सहला रखा था उसने अब तक का जीवन। जब उसके हाथों में वो खत थमा, उसकी छुअन, एक खत की छुअन से सहला रखा था उसने अब तक का जीवन। इस खूबसूरत हादसे की आंच से सुलगती झुलसती रहेगी ताउम्र, इस खूबसूरत हादसे की आंच से सुलगती झुलसती रहेगी ताउम्र। एक सवाल की हकदार तो वह आज भी थी, एक सवाल की हकदार तो वह आज भी थी। तुम्हें भी मिल जाते अपने खत के जवाब, पूछ लेते जो बस इतना ही, पढ़ा था वो खत, पढ़ा था वो खत, पढ़ा था वो वाह इतना ही, पढ़ा था वो खत, पढ़ा था वो खत, पढ़ा था वो खत। बहुत शुक्रिया। आज फिर मैं यही कहूंगा, इस कार्यक्रम के बाद आप तीनों लोग तो शायद चले जाएंगे, लेकिन वो काली सांवली 2 चोटियों वाली लड़की ये रह जाएगी मेरे पास। कमाल। अरे वाह, तभी मैं कहती हूँ अर्पणा से अक्सर सर कि तुम चाहो तो पूछ लिया करो खैरियत मेरी। कुछ खुद के दिए नहीं, सॉरी, खुद के लिए नहीं, सिर्फ मेरे लिए दिए जाते हैं। मतलब एक, सॉरी मैं कुछ गलत बोली हूँ, तुम पूछ लिया करो कभी खैरियत हमारी, क्योंकि चिट्ठी बिना कैसे पूछोगी, क्योंकि जो दूरी बढ़ जाएगी अगर नहीं पूछोगी तो दर्द कुछ मेरे पास रह जाएंगे सिर्फ तुम्हारे दिए। तो ये होता है, यही था कि उसने जो थोड़ी मोड़ी चिट्ठी दे गया था, अगर वो पढ़ पूछ लेता तो दर्द उसका मिट गया होता। बहुत खूबसूरत। ना उस समय उसको जवाब लेने की हिम्मत थी, और अगर वो कहती हाँ मैंने खत पढ़ा था तो इसे जवाब मिल गया था, अगर वो कहती कि नहीं मैंने पढ़ा नहीं फेंक दिया था तो जवाब मिल जाते, लेकिन नहीं मिल सकते। तो कहते हैं ना कि मुकम्मल नहीं होती कविता इश्क की तरह, मुकम्मल होती नहीं कविता कभी इश्क के मानी।
आपको कभी इस नज्म को कभी और पूरा सुनाऊंगी। तो आज इतने प्यार से सुनने के लिए आप सबको बहुत बहुत आभार। बहुत आज मन तो नहीं कर रहा है मेरा कि इसको मैं विराम दूं, पर मुझे कहीं जाना है, मेरे पतिदेव मेरा प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो मुझे मजबूरी है कि मैं इसको आज मंच को 8-10 हो रहे हैं तो मैं इसको रोकूंगी आज। नहीं, मन तो मेरा पॉपी जी से सुनने का मन कर दो, सर से भी एक रचना सुनने का मन कर रहा था। बिल्कुल 4 लाइन ही सुन लेते, लेकिन बहुत इसका मतलब आज तो मतलब ये अवश्य मिलेंगे, मैं फिर यही कहूंगी कि बहुत खूबसूरत शाम आज जो ये महफिल सजी है ना, ये बहुत दिनों बाद सजी है। तो आइए फिर एक दिन हम ये महफिल सजाते हैं और आप लोगों के लिए मैं खूबसूरत सी महफिल सजाऊंगी और साथ में गर्मा गर्म चाय भी बनाऊंगी। फिर लुत्फ उठाएंगे खतों के और लौट आएंगे पुराने दिनों में। तो चलिए इसको हम विराम नहीं देंगे, ये एक बार हमारी फिर आएगी खत की, यही टीम आएंगे हम और अपने मन की बात को पूरी करेंगे। पॉपी जी मंजूर है? बिल्कुल, पूरे हृदय से। सर तो मना करेंगे नहीं मुझको इस बात के लिए, बिल्कुल भी। तो चलिए हम बहुत जल्दी वापस इस टीम के साथ अगले जब भी मर्जी होती है एक मिनट, क्योंकि अल्पना की भी बहुत पत्र रह गए हैं, अल्पना की बहुत रचनाएं रह गई, अल्पना की और सर की भी बहुत बातें रह गई हैं। उस दिन हमें पॉपी जी को सुनना है, आप हमें बिठा लीजिएगा, लेकिन हम कैमरा के पीछे भी रह के बस हमें सुनना है। बहुत बहुत ये। और सरोज जी आपके लिए कहूंगी, आपका ये जो अधिकार है ना कि कल रख रही हूँ तुम आ जाना, हमको इससे कोई मतलब नहीं। अगर कह भी देती हूँ कि देखूंगी, लेकिन तब तक पोस्टर बन के आ जाता है। तो आपके स्नेह को जरूर प्रणाम। अधिकार नहीं हो प्यार बनाए रखिए, कैसे हम अधिकार बनाए रखिए। मैं वही कह रही हूँ, ये प्यार बनाए रखिए। चलते चलते मेरा वही पुराना आप लोगों के लिए ब्लेसिंग, कुछ ऐसा कुछ कर जाऊं कि आपके दिल को छू जाए और बन जाऊं वो काला धागा जो आपको हर बुरी नजर से बचाए। बन जाऊं वो काला धागा जो आपको हर बुरी नजर से बचाए। इसी के साथ पॉपी जी को गुड मॉर्निंग और आप लोग को शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। बहुत सारी बहुत आभार जितने हमसे साहित्य मनीषी बाहर जुड़े हुए हैं, मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप ही हैं जो हमें ऊर्जावान बनाए रखते हैं। और मैं क्षमा चाहती हूँ, मैं फिर नाम अभी पढ़ूंगी और फिर मैं सबका जवाब जरूर दूंगी। और सर भूलिएगा नहीं, इस मंच पर फिर हम जल्दी उपस्थित होंगे आप सबके साथ। शुभ रात्रि। ये खतों की किताबत का सिलसिला चलता रहे, सबको चलता रहेगा। और आपका दिवस प्रणाम पॉपी जी, अर्पणा जी, सरोज जी, हर दिवस सबको प्रणाम। बहुत बहुत शुक्रिया।